अमूमन ओपन सोर्स का मतलब हम लोग समझते हैं कि हर चीज फ्री है। जहां तक कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जो मेरी जानकारी है वो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए इंडिविजुअल यूजर के लिए हम फ्री दे रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में जितने यूजर्स है सब मेरे को फ्रीली यूज कर सकते हैं। आप पर्सनल लेवल पे कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट को आप व्यावसायिक करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे, ठीक है, तो या तो उससे परमिशन लेना होगा या उसको कुछ रॉयल्टी देना होगा, वट जो भी है। क्योंकि आप कमर्शलाइज कर रहे हैं तो मतलब आप कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उस ओपन सोर्स को, ठीक है, से आपको परमिशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। हम लोग स्टडी डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से सिंगल पर्पस के लिए ये फ्री है। आप जावा के साइट पे जाइए। जावा जो पहले सन माइक्रो सिस्टम का था, 2016 या 17 के आसपास में इसको ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया था, ठीक है, 16 या 17 में देख लीजिएगा। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको परचेज कर लिया, मिला लिया जो भी, तब से ये ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा आता है, ठीक है। लेटेस्ट जो भी हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें सन तो लिखा रहता है लेकिन साथ साथ ओरेकल भी मेंशन रहता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। लेटेस्ट वर्जन हमको लग रहा है 12 या 13 आ गया है। क्या आ गया है? जावा थ्रू आउट शुरू से लेके अभी तक एक तरह का रहा है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। जावा को अगर वर्जन के कैटेगरीज में बांटा जाए तो 3 कैटेगरीज उसमें आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हो सकता है बढ़ भी गया हो तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बेसिक्स है वो 3 कैटेगरीज में इसको किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ओपन सोर्स है, ठीक। आप सीधे कहां से? ओरेकल के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है। ओरेकल के द्वारा परचेज या हायर जो भी कहिए, ठीक है, इन 2016 या 17 के आसपास में हुआ है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। पहले ये किसका था? सन का था। तो शुरुआती हिस्ट्री में भी सन माइक्रो सिस्टम हम लिखे थे, ठीक है। जो भी जावा दिए गए, जावा के जो वर्जन्स है, ठीक है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है जेडीके, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया जावा डेवलपमेंट किट। डेव लिख देंगे तो समझ जाएंगे ना, डेवलपमेंट, ठीक है। अमूमन जहां तक मुझे याद आ रही है, वर्जन 1-2 को इसमें रखा गया था शुरुआती तौर पे। किसको? जावा वर्जन 1 और 2 को किस कैटेगरी में रखा गया था? ठीक है। ये डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से सही था, स्टैंड अलोन डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से सही था, प्रोग्रामिंग के व्यू पॉइंट से सही था, लेकिन नेटवर्किंग के व्यू पॉइंट से ये उसमें इस कैपेबिलिटी नहीं थी, वेब से रिलेटेड कैपेबिलिटी नहीं थी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी शुरुआती दौर में जब इसको वर्जन 1 to 95 के आसपास में दिया गया था तो एक सॉफ्टवेयर के लिहाज से सही था। आप डेवलप कीजिए, एक सॉफ्टवेयर बनाइए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, वो सब ठीक था। पर आप इसको वेब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप इसको नेटवर्क में वो के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो फीचर इसमें नहीं था। इसमें नहीं था जेडी के, नहीं, जावा के जेडी के। उसके बाद, ठीक है, इसको बोला गया जावा टू सर्वर
इम्बेड, एक मिनट में इसको जरा कंफर्म कर लूं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2S स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। ठीक, क्या जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2S ही। और इसमें वर्जन सॉरी वर्जन 3 और वर्जन क्या आया, 4 आया, ठीक है, 4 आया, ठीक। तो इसमें स्टैंड एलोन एप्लीकेशन की सहूलियत थी, नेटवर्किंग की सहूलियत नहीं थी। 3-4 आया तो स्टैंड एलोन भी आ गया, अब प्लस इसमें थोड़ी नेटवर्किंग की भी कंसेप्ट डाली गई, ठीक है, लेकिन फुल फ्लेज नहीं था, लेकिन नेटवर्किंग की फीचर इसमें दे दी गई। मतलब चैटिंग जैसे प्रोग्राम आप जावा को यूज करके बना सकते हैं। चैटिंग समझ रहे हैं ना, एक चैट रूम होता है, बहुत सारे क्लाइंट उसमें ऐड होते हैं, चैट करते हैं एक दूसरे, इस टाइप से बनाया जा सकता है, ठीक है। पर वेब इनेबल्ड, इंटरनेट बेस्ड हो जाए, मोबाइल कंप्यूटेशन के लिए हो जाए वो फीचर, ये बीबीएम है जी, ठीक है, ओके। जैसे आपका मोबाइल कंप्यूटेशन से रिलेटेड फीचर हो, ऐसी सुविधा इसमें उतनी नहीं थी, ठीक है। ये सारे वर्जन को कैटेगराइज करके हम बांट रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्मली J2EE का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। J2EE को कहा गया जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। क्या कहा गया, ठीक है। और वर्जन 5 से लेके अभी तक जितने हैं ये सब किसमें कैटेगरी में रखिएगा, हेलो हेलो, ओके। तो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन वर्जन 5 और उसके बाद जो भी आए अमूमन वो सबको हम लोग एंटरप्राइज एडिशन में ही रखते हैं। हालांकि इसमें स्पेसिफिकेशन है, एक आ जाता है आपका J2ME, J2ME, ठीक है, मोबाइल एडिशन, जावा टू मोबाइल एडिशन, ठीक है, जावा टू मोबाइल एडिशन। वो आप इंटरप्राइज में ही उसको समझ सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? यस सर। तो ये कुछ वर्जन्स के कैटेगरीज हैं। और अभी रिसेंटली हमको लोग जो लग रहा है वो जावा का वर्जन चल रहा है, रिसेंट में जो चल रहा है, रिसेंट जावा वर्जन जो है, ठीक है, वो आपको वर्जन 12 या 13 मिलेगा। 13 है तो जो भी है आप लोग वही रिसेंट वर्जन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर?
ओके, गूगल में जाइए, जावा डाउनलोड लिख लीजिए, आ जाएगा, साइट पे चले जाइए, रिसेंट वर्जन जो भी होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? जावा का अपना आईडी नहीं होता है, ठीक है। आप जावा डाउनलोड कहां से करेंगे? नहीं, ओरेकल से कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लेंगे। ओके, कितना दिखा रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया ना? 12, 13, मेरे में तो 8, 9 हुई होगा, लेकिन अपडेट देते रहता है, ठीक है। अगर पुराना वर्जन भी है तो उसका अपडेट मिलके वो नए वर्जन के कैपेबल बना रहता है, लेकिन उसका वर्जन पुराना ही कहलाएगा, है ना। हो सकता है कुछ फीचर नए वर्जन के उसमें इंक्लूड ना होते हो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा। एक J2E में चूंकि एंटरप्राइज एडिशन है तो ERP सॉफ्टवेयर भी जावा में बनाना आसान होता है। ERP सॉफ्टवेयर समझते हैं? पी होता है कि Enterprises Resource Planning. Java is useful to develop ERP, Enterprise Resource Planning, ठीक है, ERP सॉफ्टवेयर। कई बार हम बताए होंगे आप लोगों से, ठीक है। जैसे ERP सॉफ्टवेयर क्या है कि मान लीजिए कि आप एक अपना नेटवर्क चला रहे हैं, लेट सपोज कीजिए अमेजन, किसको ले लेते हैं? अमेजन। तो अमेजन अपने साथ क्लाइंट को ऐड किए हुए है, क्लाइंट सेलर सबको ऐड किए हुए है, मेनली तो यही काम है इसका। तो इसका एक अपना नेटवर्क है जो अपने क्लाइंट और अपने सेलर को क्या किए हुए है? ऐड किए हुए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेटवर्किंग की भी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा जावा जो रिसेंट वर्जन है J2E वो कैपेबल है सारी चीजों के लिए, इंटरनेट के लिए भी कैपेबल है, नेटवर्किंग के लिए भी कैपेबल है, किसी टाइप के सॉफ्टवेयर बना के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जावा में सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। आप किसी प्रोग्रामिंग को ये कैपेबिलिटी दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड के साथ एक्सेस होगा, इसके साथ एक्सेस नहीं होगा, इस टाइप का आप बना सकते हैं। ये सब फीचर्स आप रख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो सब भी पता चल जाएगा आपको। अभी मान लीजिए कि ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर चल रहा है अमेजन का, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अमेजन का सॉफ्टवेयर जावा पे चल रहा है। हमको नहीं पता है कि अमेजन किन किन चीजों को यूज करता है, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर और भी चल रहा है बैंक का, इसका कोई भी बैंक हो सकता है। तो बैंक भी अपने साथ क्लाइंट्स को जोड़ी हुई है, ठीक है। किसको जोड़ी हुई है? और यहाँ का क्लाइंट अमेजन का क्लाइंट भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। ये जो क्लाइंट है वो अमेजन का क्लाइंट भी हो सकता है और ठीक, अभी नहीं है, अभी नहीं। अभी सारे ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या तुम लोग कुट करते रहते हो? जी, इतना बेचैनी नहीं ठीक है पढ़ाई में, एक बार कर लो ना जो करना है, ठीक है। ये एक बीमारी है, ठीक है। अभी फाइनेंशियल टर्म जो है, कुछ भी बेचे, अमेजन के पास आया, क्लाइंट ने खरीदा, अमेजन के पास आया, अमेजन ने पैसा किसको दे दिया?
तो यानी कि फाइनेंशियल डीलिंग भी किसको करना पड़ेगा अभी? अमेजन क्यों कहेगा? अब अमेजन के लिए तो बैंक खोलना होगा, अमेजन को कहना होगा क्लाइंट को कि तुम वॉलेट में पैसा लाओ, ठीक है, या मेरे अंदर पैसा जमा करो जैसे तुम बैंक में जमा करोगे। क्लाइंट क्यों कहेगा हम पैसा तुम्हारे पास जमा करें? हम तुम्हारे पास खरीदने बेचने के लिए आए हैं कि तुम्हारे पास पैसा जमा करने के लिए आए हैं? पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? क्योंकि अमेजन उसके लिए नहीं है। अमेजन इज नॉट अ बैंक। बन जाए अलग की बात है। राइट नाउ इट इज नॉट अ बैंक, इट इज अ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? ठीक। तो कहता है कि हमारे इस अमेजन में जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर ये ईआरपी बेस्ड है, क्योंकि जावा ईआरपी को सपोर्ट करता है, तो हम इस अमेजन को कनेक्ट करा सकते हैं किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। जबकि ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है। अब इससे फायदा क्या होगा? क्लाइंट को अगर अमेजन को पैसा देना है, ठीक है, अमेजन का अकाउंट भी है बैंक में, ध्यान से समझिए, अमेजन का अकाउंट कहाँ है? बैंक में। क्लाइंट को पैसा देना है, क्लाइंट अपने अकाउंट से पैसा को ट्रांजैक्शन किया, चला गया अमेजन के अकाउंट, ठीक है। सेलर का भी अकाउंट इसी में है, ठीक है, अमेजन को सेलर को पैसा देना है क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी का बेचा है, ठीक है, उसने अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया किसको? सेलर। काम हो गया, ठीक है। लेकिन बैंक तो अलग नेटवर्क है और अमेजन अलग नेटवर्क है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ईआरपी कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से इंटरफेस जो है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा नेचर जिस सॉफ्टवेयर में मिलने लगे, बनने लगे, होने लगे, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ईआरपी बेस्ड। अभी ऐसा ही होता है ना, ठीक है, तो सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है ना, और बैंक में ट्रांसफर करता है, आप पैसा भेजते हैं, वो उसके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब उसका अकाउंट चाहे जिस भी बैंक में हो, आपका बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती होगी पैसा, ठीक है। इसके अकाउंट में आ गया, ये अपने बैंक से सेलर को ट्रांसफर कर दिया, सेलर का चाहे जिस भी बैंक में। इसका मतलब सब एक दूसरे से क्या हो रहा है? कोरिलेट हो रहा है। ऐसा बिहेवियर जिस सॉफ्टवेयर में मिलने लगे, बनने लगे, होने लगे, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ईआरपी। आजकल आज के डेट में ये सॉफ्टवेयर लमसम सारे जगह यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, अरे आजकल आपको हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो पैसा आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में पे कर सकते हैं, कहता है ना, थोड़ी कहता है पैसा लाके मेरे को दीजिए। इसका मतलब उसका जुड़ा हुआ है ना किसी भी कार्ड से, तो उस बैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहां से ईएमआई कॉन्फ़िगर करते हैं, वो ईएमआई उसके अकाउंट में क्या करते रहता है? डालते रहता है, समझ गए? ठीक है, तो ये एक नेचर है ईआरपी का, ठीक है। इंडिया में भी बहुत ईआरपी पे बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, इसमें हो भी रहा है। अमेरिका ये सब बहुत चीज ईआरपी बेस्ड अपना कर चुका है, हम लोग पूरा भी नहीं किए 100%। अमेरिका में एडमिशन लेना होता है तो सब ऑनलाइन आप कर लेते हैं, ऑनलाइन आप कॉलेज चुन लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एंट्रेंस दे देते हैं, ऑनलाइन आप पास कर जाते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन जो जैसे करना है आप कर लेते हैं। कोरोना है तो ऑनलाइन करेंगे, नहीं है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसे मर्जी हो सकता है, ठीक है। आपको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर है, ठीक है, आप दूसरे कॉलेज को सर्च करते हैं, सीट खाली है, ट्रांसफर मार देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ दौड़ना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? सब जोड़ दिए, ठीक है। आप +2 करके आते हैं बीसीए करने, आपका सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर हमको संदेह होगा तो काउंसिल बिहार बोर्ड को भेजना होगा कि बताइए कि बच्चा का +2 का जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है कि नहीं। हमारे पास कुछ थोड़ी प्रमाण नहीं है, हम थोड़ी बिहार बोर्ड से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, हम तो यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, पीपीयू से जुड़े हैं, एकेयू से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे आपका मार्कशीट है, आप नंबर जैसे डालते हो तुरंत वेरीफाई करके बता देता है इट्स जेन्युइन। क्यों? कि जैसे डालते हो बिहार बोर्ड में चला जाता है, ये नंबर है, नंबर इशू किए थे, कहा हाँ किए, इनाम का है, हाँ ठीक है, जेन्युइन हो गया सारा काम। मतलब आपने एडमिशन ले लिया, उसी समय आप 100% जेन्युइन हो गए,
यहाँ पे वो अभी तक व्यवस्था, मैंने क्या कहा कि बहुत चीज करना बाकी, ठीक है, बहुत चीज को एक दूसरे से जोड़ना बाकी है। वो चल रहा है, काम हो जाएगा, हमको लग रहा है लमसम 2-4-5 साल के अंदर में सब चीज हो जाना चाहिए, जिस तेजी से इंडिया बढ़ रहा है आईटी में। ठीक, तो ये ईआरपी के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, सिर्फ यही यूजफुल है ऐसा भी नहीं है, .NET प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का है, वो भी कैपेबल है। ठीक है, ईआरपी बेस्ड के लिए आप वहां पे भी बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है, PHP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से PHP से ये ज्यादा फार बेटर होता है ना। PHP से ये ज्यादा क्या होता है, फार बेटर होता है। ओके, और इंडिया में जितने बड़े बड़े आप ऑर्गेनाइजेशन, बैंक जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं सब जावा पे ही है, सारा LIC वगैरह सब जावा पे चलता है। चलिए, ये हो गया, वर्जन हो गया, इस पे हो गया। जावा का अपना आईडी नहीं है, जावा हैज नो आईडी। आईडी का मतलब एनवायरमेंट, समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब कि जावा सॉफ्टवेयर है लेकिन काम करने के लिए कोई इंटरफेस नहीं है। मतलब जावा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया, डाउनलोड आपने कर लिया, आ गया, पर इसमें काम करने के लिए इसका अपना कोई इंटरफेस नहीं है। तो फिर सर काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? तो मैं बता देता हूं उस पर आपको। जावा जो है वो आपके जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं उन सबको सपोर्ट करता है। कहना मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप टेक्स्ट एडिटर में कोई भी नोटपैड का इस्तेमाल कर लीजिए और उसमें मेरा कोड लिख दीजिए और सेव करके एक्सटेंशन मेरा दे दीजिएगा .java, मैं समझने लगूंगा। फिर मेरे सॉफ्टवेयर में आइए, मैं कमांड दे रहा हूँ, आप कंपाइल कराइए और रन कराइए। डुअल मोड लैंग्वेज है, कंपाइलर भी है और ठीक है, तो पहले कंपाइल कराना होगा फिर रन कराना होगा। कंपाइल कराने के लिए जावा सी कमांड, रन कराने के लिए जावा कमांड। क्लियर? क्या क्या समझ में आया? जावा का अपना आईडी होता है? नहीं होता। तो अगर अपना आईडी नहीं है तो हमको जावा का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कैसे रन कराएंगे? किसी भी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो इसका इंटरफेस नहीं होता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स टेक्स्ट एडिटर्स। ठीक है, और इसमें हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग VS कोड में भी लिखता है, जैसे भी जहां पे भी हो उसी से कीजिए। ठीक, नहीं उस पे आते हैं। अब है कि जावा का आईडी नहीं होता है तो कभी होता ही नहीं है, कहता है कि ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सी अलग अलग कंपनीज, ठीक है, जावा के लिए, चूंकि जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है ना, जावा के लिए आईडी तैयार करती है और जावा हमको रेकमेंड भी करता है कि आप मेरे आईडी के तौर पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें दो पॉपुलर है, एक नेटबीन्स और दूसरा इक्लिप्स। उसमें नेटबीन्स में उसी का सहयोग है, नेटबीन्स में उसी का है। ठीक है, वो क्या जरूरत है उसको, वो अपने में अपने फीचर में ही इतना कैपेबल है कि हम तो पहले ही उसमें डेफिनेशन लिखे कि पास्ट का लैंग्वेज भी है, प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे वजह से 4 और कंपनी खड़ी हो जा रही है तो क्या दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम हो रहा है ना। सी भी इसी तरह से चला। सी का अपना एडिटर कहाँ है? आप टर्बो यूज करते हैं, बोरलैंड कॉर्पोरेशन का है, 50 मिलता है उसमें, वो अलग अलग कंपनीज का है। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब हो सकता है कि ओपन सोर्स की वजह से ऐसा हुआ हो, कुछ वजह हो सकता है, क्योंकि .NET में देखिए तो .NET का अपना आईडी है,
अब डॉटनेट खोलते हैं तो उसका अपना इंटरफेस आता है, वो नहीं कहता है कि आप इक्लिप्स में जाइए, नेटबीन्स में नहीं बोलता है, कहता है मेरा इंटरफेस यूज कीजिए। ठीक है, जावा ऐसा नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जावा के दो पॉपुलर आईडी ऐसे सैकड़ों हैं, लेकिन जो पॉपुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, टू पॉपुलर आईडी, जिसमें एक है दूसरा है इक्लिप्स। ठीक है, ओके। शुरुआती दौर पे अगर हमको जावा सीख रहे हैं तो शुरुआती दौर पे उसके ओरिजिनल स्टाइल में ही शुरू करना ठीक रहता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। और अगर हम शुरू से ही आईडीई में लेके चलेंगे तो कुछ कंसेप्ट समझ भले लेंगे लेकिन कर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो आईडी उन कंसेप्ट को ऑलरेडी इम्बेड किए हुए हैं। जैसे पैकेज पैकेज हम लोग नॉर्मली जब जावा ओरिजिनल आईडी नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे तो पैकेज बनाना पड़ता है, एक पैकेज में सारे क्लासेस को रखना पड़ता है, तब हम यूज कर पाते हैं। और आईडी में जब एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसमें जितने भी जावा के प्रोग्राम बनाते हैं वो खुद ब खुद एक पैकेज में चला जाता है, तो हमको बनाने का नौबत ही नहीं आता है, तो कहता है हम खुद ही बना देते हैं। तो ये टर्म समझ सकते हैं पर कर नहीं सकते हैं, इसलिए शुरुआती दौर पे हम लोगों को नोटपैड से ही चलना आगे रहेगा। जब धीरे धीरे थोड़ा कंसेप्ट हम लोग जान जाएंगे, देन आफ्टर हम लोग आईडी का इस्तेमाल कोई भी कर ले, इक्लिप्स, नेटबीन्स, जो भी आपको करना है वो कर ले। ठीक है, बहुत बच्चों को नेटबीन्स पसंद आता है, बहुत लोगों को इक्लिप्स पसंद आता है। ठीक है, अपना अपना ये है। ठीक है, काम दोनों में एक ही तरीका होता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेज। पैकेज क्या होता है? तो पैकेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, समवेयर ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं पैकेज में। आप क्लासेस ही लिखिए। ठीक, जावा प्रोवाइड्स वेरियस क्या पैकेजेस। जावा आपको क्या प्रोवाइड करता है? बहुत सारे पैकेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है उस पे आते हैं। पैकेज लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट पैकेज इन प्रोग्राम। कहता है जनरली इसको टॉप में लिखा जाता है, लेकिन कुछ एडिटर यूज कीजिएगा बॉटम में भी लिख सकते हैं। नेटबीन्स में बॉटम में भी लिख दीजिएगा तो वैलिड हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं? टॉप में। ठीक है, नॉर्मली इट कैन बी रिटन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, जैसे हेडर फाइल सी में लिखते थे ना। ठीक है, सर लिखेंगे कैसे इसमें? तो कहता है कि बहुत आसान है, एक कीवर्ड आता है उसका नाम है इंपोर्ट।
जावा लगाना होता है डॉट पैकेज का नाम, और डॉट या तो स्टार लगाना होता है या तो क्लास का नाम देना होता है, और लास्ट में क्या रहता है, सेमीकोलन। तो समझ में आ रही बात? ठीक। पैकेज क्लासेस का कॉम्बिनेशन है, जरूरी नहीं है कि हम एक पैकेज यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ही क्लास हो, उसमें 10 क्लास हो सकती है। ठीक है, हमारा जरूरत 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक, जब हम स्टार लिखते हैं तो वो सबको इंडिकेट करता है कि आई एम रेडी टू ओपन ऑल द क्लासेस ऑफ दिस पैकेज इन मेमोरी। ठीक है, एंड यू आर रेडी टू यूज एनीवन और ऑल। पॉइंट क्लियर? तो अब आप सोचिएगा, सबको मेमोरी में ले जाके लोड करेगा, सबका रेफरेंस रख देगा मेमोरी में, हम यूज 1 करेंगे तो 9 का तो हमको काम ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ का मेमोरी ब्लॉक किए हुए रहेगा। कुछ भी तो रेफरेंसिंग के लिए मेमोरी एलोकेट किया होगा। ठीक है, तो कहता है कि स्टार मत लगाइए, क्लास का नाम दे दीजिए। तो जिस क्लास का नाम दीजिएगा सिर्फ उसी के लिए मेमोरी एलोकेट होगा और उसी का रेफरेंस रहेगा, उसी क्लास को आप यूज भी कर पाइएगा, बाकी क्लासेस को आप यूज नहीं कर पाइएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, बिगिनर्स के तौर पे अगर कंफ्यूजन बन रहा है तो बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कंफ्यूजन बन रहा है, नई क्लास समझ में आ रहा है तो स्टार डाल दीजिए। वहां पे थोड़ा मेमोरी वेस्ट हो रहा है पर आपका कंफ्यूजन तो दूर हो गया ना, जो गलत हो रहा था वो कम से कम गलत ना होकर सही तो हो जाएगा। ठीक है, पर समझना तो सब चीज है। ठीक है, तो शुरुआती दौर पे आप स्टार लिख के काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एडवांस लेवल के प्रोग्रामर बनते हैं या एडवांस लेवल पे आप